हेलो गाइस, वेलकम। सभी का स्वागत है। तो मैं जैसे स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहा था, जैसे उसमें पॉइंट के बारे में थोड़ी सी बात की थी। पॉइंट में जो डिस्टेंसेस है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, वो पॉइंट की थी। और लास्ट टॉपिक करवाया था अपने माध्यिका के बारे में, मीडियन के बारे में। तो इससे आगे मैं लेके जा रहा हूँ नया टॉपिक। ठीक है, इसका जो शीर्षलंब है, शीर्षलंब के बारे में बात बताना चाह रही हूँ। ठीक है, शीर्षलंब क्या होता है? शीर्षलंब जैसे शीर्षों से डाले गए भुजाओं पर लंब, वो शीर्षलंब कहलाते हैं। या फिर एल्टीट्यूड्स बोल दें, एल्टीट्यूड्स जैसे द लाइन परपेंडिकुलर टू द साइड फ्रॉम वर्टिसेस। तो वर्टिसेस से लाइन ड्रॉ करें, अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वो अपने क्या होगी, एक एल्टीट्यूड्स बोलेंगे उसको। और ऑर्थो सेंटर क्या होंगे? जैसे तीन एल्टीट्यूड्स अपने रिप्रेजेंट किए हैं, ए डी बी, बी और सी एफ। और लंब केंद्र या फिर ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो एल्टीट्यूड्स के जो तीनों के कटान बिंदु हैं, ठीक है, ये जैसे एच है, एच इसमें एल्टीट्यूड्स का कटान बिंदु है या फिर प्रतिच्छेद बिंदु है। इसे क्या बोल देंगे? ऑर्थो सेंटर बोल देंगे या फिर लंब केंद्र बोल देंगे। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशंस करवा रहा हूँ। डेफिनेशंस क्या हैं, सभी की डेफिनेशंस के बारे में सीख लेते हैं। उसके बारे में अपने नेक्स्ट सीखेंगे कि फाइंड कैसे करने हैं, इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, ये चीज अपने कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो, नेक्स्ट है और सरकम सेंटर। सरकम सेंटर के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुने। सरकम सेंटर क्या चीज है? जैसे अपने सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र, इसको हिंदी में बोलते हैं ना, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र क्या है? जैसे अपने एक त्रिभुज है, त्रिभुज के चारों तरफ एक, मान लो क्या बना दिया, परिव्रत, इसे परिव्रत बोलते हैं। ठीक है, ये परिव्रत बना दिया, एक त्रिभुज के चारों तरफ अपने एक वृत्त बना दिया, तीनों तरफ मान लो। ठीक है, तीनों भुजाओं को टच करता हुआ, तीनों अपने वर्टिसेस को टच करता हुआ एक अपने क्या बना लिया, वर्त बना लिया। अब वर्त का जो केंद्र होगा उसे क्या बोलते हैं? अपने परिकेंद्र बोलते हैं। इसे परिकेंद्र बोलते हैं। ये जो वर्टिसेस से होते हैं सेम डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, जो त्रिज्या के बराबर होता है, वर्त की रेडियस के बराबर होता है ना। ठीक है, या फिर अपने बात करें इसकी जो मेन डेफिनेशन के बारे में। मेन डेफिनेशन क्या है अपने? मान लो एक बाइसेक्टर ड्रॉ करें। ठीक है, किसके बाइसेक्टर? इसकी जो साइड्स के बाइसेक्टर, ठीक है, अर्धक, अपने जो साइड्स के लंब अर्धक। ठीक है, ये अपने मान लो ड्रॉ किए लंब अर्धक, ये ड्रॉ किए। और तीनों का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलते हैं या फिर कटान बिंदु, इसका लंब अर्धकों का, जो भुजाओं के लंब अर्धकों का कटान बिंदु या फिर प्रतिच्छेद बिंदु, उसको बोलेंगे परिकेंद्र। ठीक है, ये परिकेंद्र हो गया। परिकेंद्र समझ गए? ठीक है, तीनों भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं परिकेंद्र। देखो, इसी तरह से एक अंतः केंद्र है। ठीक है, अंतः केंद्र या फिर बोल दें इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर क्या चीज है? इन सेंटर अपने जैसे बताया है, ये भुजाओं के लंब अर्धकों का कटान बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है। ये मान लो एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज के शीर्षों के अर्धक बनाए अपने, ये मान लो शीर्षों के अर्धक है। ठीक है, ये शीर्ष ए का अर्धक है और फिर शीर्ष बी का अर्धक बनाए, ये शीर्ष बी का अर्धक आ गया। ठीक है, फिर शीर्ष सी का अर्धक आ गया। तीनों शीर्षकों के अर्धकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल थ्री वर्टिसेस, ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ वर्टिसेस, दैट इज कॉल्ड इन सेंटर या फिर बोलते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र बोलते हैं ना इसे। ठीक है, अंतः केंद्र बोलेंगे। तो अंतः केंद्र को अपने जैसे त्रिभुज बना लें, मान लो त्रिभुज में अपने वर्त में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? त्रिभुज के अंदर एक वर्त बना लिया, उसे क्या बोलेंगे? अंतःवर्त। अब इसके जो सेंटर को क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। ठीक है, अंतः केंद्र या फिर बोल देते हैं इसे इन सेंटर। इन सेंटर बोल दिया। ये क्या होगा अपने, जो इसकी साइड्स होगी, ठीक है, साइड्स के परपेंडिकुलर होगा, इक्वली डिस्टेंस पर होगा, आर डिस्टेंस। ठीक है, अंतः केंद्र से जो अपने लाइन ड्रॉ करेंगे, जो अपने रेखा करेंगे अपने ड्रॉ त्रिभुज पर,
काटती हुई जो अपने इसका जो कांटेक्ट पॉइंट है, स्पर्श बिंदु है ना त्रिभुज की भुजाओं का, उससे मिलाते हुए जो उसके क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, ये थ्योरम होती है इसकी जो 10.1 थ्योरम बोलते हैं, इसमें 10वीं क्लास में 10th चैप्टर है, उसकी जो 10.1 थ्योरम है। जैसे 10.1 थ्योरम में क्या है, थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूँ। जैसे एक स्पर्श रेखा बनाते हैं, इसका जो केंद्र है वृत्त का, वृत्त के केंद्र से जो लाइन ड्रॉ करते हैं मतलब या फिर त्रिज्या बनाते हैं, वो उसके क्या होती है, स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, 90 डिग्री कोण पर होती है। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, सीधा सीधा क्वेश्चन भी बन जाता है। जो 10th बेस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन ही होते हैं। तो उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है ना। नेक्स्ट अपने देख लेते हैं इन सेंटर। इन सेंटर मैंने बता ही दिया, जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, त्रिभुज के शीर्षों के अर्धकों, शीर्षों के अर्धक, ठीक है, अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या बोलेंगे इसे, इसे बोल देंगे अपने अंतः केंद्र। अंतः केंद्र बोल दिया, या फिर अपने त्रिभुज अपने बना लिया और त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना लिया, अंतःवृत्त। ठीक है, इसका जो केंद्र होगा इसे क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं ना। ठीक है, या फिर बोलते हैं इन सेंटर, इंग्लिश में इन सेंटर बोलते हैं, हिंदी में अंतः केंद्र बोल देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, ये अपने समझें, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अपने को साइड पूछी हो, निर्देशांक पूछे हों डी के, ठीक है, डी के निर्देशांक पूछे हों, बी और सी के निर्देशांक दिए हों, ए बी सी तीनों के निर्देशांक दिए हों, डी के निर्देशांक पूछे हों, तो डी के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी का जो रेशो होता है ये बी डी और डी सी के रेशो के इक्वल होता है। मतलब जो सामने वाली शीर्ष, शीर्ष के सामने वाली जो साइड है, ठीक है, उसको इक्वली डिवाइड करते हैं जो इसकी भुजाएं होती हैं, अन्य भुजाएं होती हैं ए बी और ए सी। ठीक है, या फिर अपने ऐसे भी कर सकते हैं, ये मान लो ए बी ए सी की बात आ गई। ठीक है, ये आ गया ए बी सी, बी के सामने वाली भुजा को अपने स्मॉल बी से डिनोट करेंगे ना, ये स्मॉल बी है, और ए के सामने वाली भुजा क्या है, स्मॉल ए है, और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी है, स्मॉल सी आ जाएगी सी के सामने वाली जो भुजा है। ठीक है, तो ये अपने मान लो ई पॉइंट है। अब ए और ई सी का जो अनुपात है ये किसके इक्वल होगा, ए और ई सी का अनुपात, ए और ई सी का अनुपात ज्ञात करना है तो ये अपने इक्वल होगा ए बी और पी सी के अनुपात के इक्वल। मतलब जो जिस तरफ ए है उस तरफ वाली जो भुजा है, ठीक है, वो वाली भुजा, और जिस तरफ ई सी है उस तरफ वाली भुजा बी सी, ठीक है, उसके अनुपात के इक्वल होगा, तो सी अपॉन ए, ये अपने रिजल्ट है, इससे बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, एक आध क्वेश्चन अपने इसके बारे में चलो देख लेते हैं ना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो क्वेश्चन बन जाता है, त्रिभुज के निर्देशांक दिए हैं, ठीक है, ए बी सी तीनों निर्देशांक दिए, निर्देशांक दे दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद अपने को ए के निर्देशांक दिए 1,2 दे दिया। ठीक है, बी के निर्देशांक मान लो 3,4 दे दिए। ठीक है, तो 3,4 आ गए, और तीसरे अपने इसके निर्देशांक सी के निर्देशांक क्या दिए हैं, सी के निर्देशांक मान लो दिए हैं, ये भी 3,4 मान लें। 3,4 नहीं मान सकते क्योंकि बी सी जो डिस्टेंस है ये 0 हो जाएगी, एक ही पॉइंट आ जाएगा ना, 3,4 मानेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसको अपने मान लेते हैं, मान लो -3 मान लेते हैं। ठीक है, -3 मान लें और 0 मान लेते हैं, -3,0। ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे मान सकते हैं। उसके बाद क्या है, अपने डी पॉइंट मान लो इसके बीच में कोई डी पॉइंट है। ठीक है, और बीच वाला जो पॉइंट है ये दिया है इन सेंटर, अंतः केंद्र दिया है। ठीक है, अंतः केंद्र दिया है, अंतः केंद्र को आई से डिनोट कर देते हैं। अंतः केंद्र दिया है तो क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन था ना आपने, ये अंतः केंद्र है इस हिसाब से। ठीक है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है डी के निर्देशांक। डी के निर्देशांक क्या होंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ये कैसे फाइंड करेंगे डी के कोऑर्डिनेट्स।
ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं अपने, देखो सीधा सीधा अपने फाइंड नहीं होगा कि डी अपने इसका मध्य बिंदु होगा उस हिसाब से फाइंड करने में, वो गलत है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर होते हैं ये अपने, परपेंडिकुलर इसके बाइसेक्टर नहीं होते ना, भुजाओं के बाइसेक्टर नहीं होते, भुजाओं के अर्धक नहीं होते। तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले ए बी ज्ञात करेंगे। ए बी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई अपने पास, 4 में से 2, 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग अपने 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, √8 आ जाएगा। √8 का मीन्स है अपने 2√2, ये 2√2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अपने AC ज्ञात कर लेते हैं। AC ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 1 -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर आ गया, ये आ गया। ये वैल्यू आ जाएगी 4 का वर्ग 16, ठीक है, ये आ जाएगी 2 का वर्ग 4, √20। √20 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 4, 5 × 4 का मतलब है 2√5। ठीक है, 2√5 आ गया। ऐसी वैल्यू मानते हैं जो कट हो जाए, वो ज़्यादा इजी रहेगा ना। या फिर अपने मान लेते हैं ये 4 मानना था, इसको 1 मान लें। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, 3,1 मान लेते हैं। ये पॉइंट अपने क्या मान लें, 3,1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 3,1 मानेंगे तो 2 - 1 या फिर 1 - 2, ये अपने पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 4 और 1 के आगे 5 आ गए। ठीक है, ये 5 आ जाएगा, √5 आ जाएगा ना। √5 से इजी होगा, जैसे कट करने वाली थोड़ी रकम मान लेते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आएगा ऐसे ही आएगा, कट करने वाला आएगा ना कोई अपने √5 आ गई। ये पहले वाली √5 आ गई और दूसरे वाली अपने आ जाएगी 2√5। ये √5 आ गई, ए बी की वैल्यू, ये 2√5 आ जाएगी। ठीक है, अब ठीक है, तो ए बी और ए सी का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर आएगा, बी डी और बी सी के अनुपात के। बी डी का अनुपात कितना है, बी डी और बी सी का अनुपात के। ठीक है, ए बी और ए सी का जो अनुपात है ये किसके बराबर है, ए बी की वैल्यू √5 है और ए सी की वैल्यू 2√5 है। √5 से √5 कट हो गया, ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 आ जाएगा। तो बी डी अनुपात बी सी किसके बराबर आ जाएगा, 1:2 के बराबर आ जाएगा। 1:2 के बराबर आ गया तो डी का जो अनुपात है अपने इजिली ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो अपने लाइन ड्रॉ करें, ये अपने पास बी बिंदु है 3,1 और सी बिंदु है -3,0 और बीच में एक पॉइंट है, कौन सा, डी वाला। ठीक है, जिसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं और वो 1:2 में विभाजित कर रहा है किसको, बी सी को। ठीक है, तो डी बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, m1 x2, m1 की वैल्यू क्या है 1 गुना x2, x2 की वैल्यू -3 बटे में m1 + m2 प्लस में m2 x1, m2 की वैल्यू क्या है 2 गुना x1 की वैल्यू 3 आ गई बटे में 1 + 2 आ गया, और कोमा m1 y2, m1 की वैल्यू कितनी है 1 गुना 0 प्लस, और m2 y1, m2 की वैल्यू 2 आ गई गुना में 1 बटे में आ गया m1 + m2, 1 + 2 आ गया। और इसको सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू क्या आएगी -3, 3 एकम 3 -3 और 2 3 6, 6 में से 3 गए 3, 3/3 और ये आ गया वैल्यू 0 0 और ये आ गई 2/3, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी डी की 1,2/3। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अंतः केंद्र वाले टाइप में, अंतः केंद्र वाले में क्या है, थोड़ा सा ये समझने वाली बात है ना, ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल से समझाया था मैंने, ऐसे करके अपने क्वेश्चन बन सकता है। जैसे डी बिंदु के निर्देशांक पूछे हों और ए बी सी तीनों दिए हों और आई बीच में अंतः केंद्र दिया हो ना इसका। ठीक है, तब क्या करेंगे, तब इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे अपने ये क्वेश्चन करवाऊंगा मैं थोड़े से, अंतः केंद्र का जो कंसेप्ट है इसमें थोड़ा सा बताया मैंने। ए बी और बी सी का जो अनुपात है सामने वाली भुजा के जो आधे आधे के अनुपात के बराबर होगा, ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर होगा। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था अंतः केंद्र। अंतः केंद्र के बारे में मैंने बता दिया, अंतः केंद्र क्या चीज है, अपने कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं
और थोड़े से क्वेश्चन भी इसके बारे में थोड़े सीख लेंगे, अंतःकेंद्र ज्ञात करना भी अपने सीखेंगे, अंतःकेंद्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो नेक्स्ट अपने बताते हैं थोड़ा सा एक्स सेंटर के बारे में, या फिर अपने बोलते हैं इसको बहिष केंद्र के बारे में। बहिष केंद्र क्या होता है? बहिष केंद्र, ठीक है, बहिष केंद्र जैसे अपने मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, ये अपने त्रिभुज आ गया ए बी सी, एक त्रिभुज आ गया। तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, इसको ए बी और ए सी को अपने बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा दें। उसके बाद अपने बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ जो एक वृत्त ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया? बहिष्वृत्त, बहिष्वृत्त या फिर एक्स सर्कल, एक्स सर्कल बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसके केंद्र को अपने क्या बोल देते हैं? बहिष्वृत्त, बहिष केंद्र बोल देते हैं, ठीक है, बहिष केंद्र बोल दिया इसके जो केंद्र को। ये जो डिस्टेंस होगी ये इसकी त्रिज्या के बराबर होगी, क्या, इसको बोल दिया R1 बोल दिया, तो भी R1 बोल दिया। इसी तरीके से अपने तीन, अब इसके क्या हो सकते हैं? बहिष केंद्र हो सकते हैं या फिर सरकम सेंटर हो सकते हैं ना, तीन तरीके से अपने ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो ये तो इधर बढ़ा दिया, ठीक है, ये फिर ए बी आ गया, ए बी सी आ गया, इधर अपने इधर बढ़ा देंगे, इधर अपने वृत्त बना लेते हैं एक, ठीक है। हाँ, ये अपने I2 क्या आ जाएगा? इसका दूसरा बहिष केंद्र आ जाएगा, बी के सामने वाली भुजा का आ जाएगा। इसकी जो रेडियस है इसको अपने क्या मान लें? R2 मान लेते हैं, R2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है? तीसरा अपने कैसे ज्ञात कर सकते हैं? एक और ज्ञात कर सकते हैं, ए बी सी, एक त्रिभुज बना लिया। फिर थोड़ी ड्राइंग पे ना जाएं, बस कॉन्सेप्ट पे जाएं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सीखने वाला है। सी के सामने वाला अपने बना लेते हैं इधर, ठीक है, ये अपने वर्त बन जाएगा। एक और, तो ये क्या बन गया? इसका जो केंद्र है इसको I3 बोल दिया, और इसकी जो रेडियस है R3 बोल दिया, इसको ये बोल देते हैं R3। ये अपने तीन इसके क्या आगे? बहिष केंद्र आगे ना, I1 I2 I3, ये बहिष केंद्र आगे, और R1 R2 R3 ये इसकी क्या आ गई? त्रिज्याएं आ गई। और एक्स सर्कल बना दिए अलग अलग, जैसे तीन टाइप के, ए के सामने वाला और बी के सामने वाला, सी के सामने वाला। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल था थोड़ा सा। और क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन के बारे में भी बताएंगे अपने। हाँ, जो एक्सेंटर है, एक्सेंटर के बारे में ये बताया हुआ है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया। उसके बाद क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? जैसे एक चीज और बताऊं मैं एक्सेंटर से पहले, जैसे एक मान लो समबाहु त्रिभुज है अपने पास। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? तीनों भुजाएं उसकी बराबर है, ए बी सी। अब तक अपने पढ़ के आए हैं, जैसे सेंट्रोइड के बारे में पढ़ के आए हैं, एक आर्थो सेंटर के बारे में पढ़ के आए हैं, ऑर्थो सेंटर के बारे में, और पढ़ के आए हैं अपने तीसरा सरकम सेंटर के बारे में, ठीक है। और एक पढ़ के आए हैं अपने ऑर्थो सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, इन सेंटर के। ये चार चीजें पढ़ दी ना आपने, क्या इस बोलते हैं? केंद्रक, सॉरी। और इसे बोल देंगे अपने, जैसे अंतः केंद्र बोल देंगे इसे, और इसे बोल देंगे ऑर्थो सेंटर को लंब केंद्र बोल देंगे, और इसके बोल देंगे परिकेंद्र बोल देंगे, परिकेंद्र, ये बोल दिया, ठीक है। तो जैसे अपने एक समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें, समबाहु त्रिभुज का जो बीच वाला जो सेंटर होता है, जो सेंट्रोइड बोल दें, मान सेंट्रोइड क्या होता है? केंद्रक, जैसे तीनों माध्यिकाओं का क्या है? कटान बिंदु, उसे बोल देंगे सेंट्रोइड। या फिर लंब केंद्र किसे बोलेंगे? लंब, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, लंब केंद्र किसे बोलेंगे? लंब केंद्र जो तीनों शीर्ष लंब बनाएंगे, शीर्षों से जो लंब डालेंगे, ठीक है, उनका जो कटान बिंदु है उसे शीर्ष लंब बोल देंगे। शीर्ष लंब नहीं, सॉरी, उनका जो कटान बिंदु है उसे लंब केंद्र बोल देंगे। ये चीज होगी। उसके बाद परिकेंद्र, परिकेंद्र क्या है? अपने तीनों साइडों का, तीनों भुजाओं के क्या बनाए? बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ठीक है, लंब अर्धक बनाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो बनाए, उनका जो कटान बिंदु है उसे अपने परिकेंद्र बोल देंगे या फिर सरकम सेंटर बोल देंगे, ठीक है। तो उसके बाद अपने अंतः केंद्र, अंतः केंद्र किसे बोलेंगे? अंतः केंद्र के बारे में, जैसे इसके जो शीर्ष है, शीर्षों का अर्धक बनाए,
शीर्षों के अर्धक बनाए, या फिर एंगुलर बाइसेक्टर बोलते हैं जिसे, ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, उसका जो कटान बिंदु आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, उसे क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। ठीक है, ये चीजें चारों होगी। उसके बाद अपने जैसे समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो सारे के सारे एक ही पॉइंट पे क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में। मतलब इसका जो बीच वाला जो पॉइंट होगा जी, यही सेंट्रोइड होगा और यही आर्थोसेंटर होगा। आर्थोसेंटर भी यही लोकेटेड होगा और सेंट्रोइड भी यही लोकेटेड होगा, और अपने सर्कम सेंटर भी यही लोकेटेड होगा और इन सेंटर भी यही लोकेटेड होगा। तो मेन बात यही बताने वाली थी, चारों चीजें एक ही जगह स्थित होंगी, किसमें, समबाहु त्रिभुज में। हाँ, तो ये बताया अपने जैसे सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर और सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बारे में। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं जैसे एक्सेंटर। एक्सेंटर के बारे में भी मैंने बता दिया, जैसे एक्सेंटर क्या होता है, अपने अलग अलग अपने तीन तरह के एक्सेंटर बता दिए ना, तीन तरीके से अपने एक्सेंटर बन सकते हैं, ए के कोरस्पॉन्डिंग, बी के कोरस्पॉन्डिंग और सी के कोरस्पॉन्डिंग जो एक्सेंटर इसके बन सकते हैं भाई, इसके अंदर बन सकते हैं ना। उसके बाद अपने समकोण त्रिभुज के बारे में, जैसे समबाहु त्रिभुज में मैंने बताया था तीनों चीजें एक ही अपने पॉइंट पे लोकेटेड होती हैं। सर्कम सेंटर मतलब परिकेंद्र, परिकेंद्र लंब केंद्र और केंद्रक अंत केंद्र भी, तीनों चारों चीजें जो है एक ही अपने पॉइंट पे आ जाती है ना, जो समबाहु त्रिभुज होता है। जैसे समबाहु त्रिभुज में जो बीच वाला पॉइंट है, यहीं पे सेंट्रोइड होगा, यहीं पे आर्थोसेंटर होगा, यहीं पे अपने क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा, और यहीं पे क्या होगा, इसका इन सेंटर होगा। तो समबाहु त्रिभुज में ये सेम आ जाएंगे। और नेक्स्ट अपने समकोण त्रिभुज के बारे में बात करें। समकोण त्रिभुज में अपने दो चीजें समझने वाली है। जैसे ये मान लो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज आ गया ए बी सी। समकोण त्रिभुज में जो अपने जो ये पॉइंट है, ठीक है, बी वाला, जहां पे अपने 90 डिग्री बन रहा है ना, या फिर राइट एंगल्ड बन रहा है, राइट एंगल्ड बन रहा है, वो अपने पॉइंट क्या होगा, इसका लंब केंद्र कहलाएगा। ठीक है, या फिर आर्थो सेंटर बोलेंगे इसको। ठीक है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर्स मतलब इसके जो शीर्ष लंबों का, एल्टीट्यूड्स बोल दें, एल्टीट्यूड्स मतलब शीर्षों से डाले गए लंब, यही तो है, शीर्षों से डाले गए लंब, इनका अपने कॉन्करेंट पॉइंट। ठीक है, तीनों का अपने क्या है, तीनों शीर्षों से जो पॉइंट बनेगा, जो अपने कटान बिंदु बनेगा, उसे लंब केंद्र बोलेंगे। तो यही तो बनेगा लंब केंद्र। उसके बाद अपने परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होगा, जो एसी है, सामने वाली जो साइड है, इसका जो मिड पॉइंट होगा ये परिकेंद्र होगा। इसको बोल देंगे अपने एम से लिख दिया, जैसे सरकम सेंटर। ठीक है, ये सरकम सेंटर आ गया, परिकेंद्र बोल देते हैं ना जिसे। जैसे जिसकी इसकी डेफिनेशन क्या थी, भुजाओं के जो अपने क्या बनाए इसके, जैसे परिकेंद्र के बारे में मैंने बताया था पीछे, परिकेंद्र। ठीक है, ये रहा परिकेंद्र। तो परिकेंद्र क्या है, भुजाओं के जो मध्य बिंदु है, ठीक है, उसके जो बाइसेक्टर बनाएंगे, एंगुलर लंब अर्धक बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, उसे परिकेंद्र बोलेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना ये, और ये अपने बी एम है, ये इक्वल आएंगे, ए एम सी एम और बी एम, ये तीनों इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये रेडियस के इक्वल आ जाएंगे ना। ठीक है, ये परिकेंद्र आ गया। जैसे इसमें सर्कल ड्रॉ करें, सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो ना, 90 डिग्री आ गया तो 90 डिग्री सेमी सर्कल पे बन जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी थोड़ी सी सीखने वाली है। इसका जो केंद्र है ये अपने ओ आ जाएगा। ठीक है, जैसे अपने 10वीं क्लास में पढ़ा है, कोई अपने बनाए त्रिभुज। अब त्रिभुज का जो ये 90 डिग्री एंगल बना लिया, मान लो यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, त्रिभुज के जो अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है, ये अपने पढ़ा होगा। ठीक है, द एंगल सिचुएटेड एट सेमी सर्कल, ठीक है, दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है त्रिभुज में। जब अपने सेमी सर्कल में बनाएंगे ना 90 डिग्री होगा, तो ये अपने सामने वाला ये क्या आ जाएगा, इसका सी आ जाएगा, या फिर सरकम सेंटर आ जाएगा। सरकम सेंटर को ओ से लिख देते हैं ना,
ठीक है, ओ से लिख दिया सर्कम सेंटर को, एम से लिख दिया या फिर किसी से लिख दिया, चलो ये इसका सर्कम सेंटर आ जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा, इसका जो अगर अपने ज्ञात करना हो सीधा सर्कम सेंटर या फिर परिकेंद्र ज्ञात करना हो, ए सी दिया हो, तो इसका जो मध्य बिंदु है वो ज्ञात कर लेंगे, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, इसका सर्कम सेंटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपने ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लंब केंद्र में अपने प्रॉपर्टी लगा देंगे, एक प्रॉपर्टी लगेगी अपने, वो स्लोप में बताऊंगा थोड़ा सा, स्लोप में अच्छी तरह से आप सीख लोगे, उसमें अपने लंब केंद्र आ जाएगा। ठीक है, काफी यूज है, जैसे बेसिक कंसेप्ट का, बेसिक कंसेप्ट काफी पढ़ने वाले हैं, तभी मैं बेसिक करवा रहा हूँ, पहले जीरो से करवा रहा हूँ, बिल्कुल जो पॉइंट फॉर्म है उससे करवा रहा हूँ ना। इन ट्राइंगल कोई भी त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर, मतलब ऑर्थो सेंटर का मतलब है लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक। ठीक है, तीनों कॉन्करेंट होते हैं, मतलब एक लाइन पे स्थित होते हैं। ये मान लो कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज आ गया और ये इसकी क्या आ गई, माध्यिकाएं आ गई, तीनों तीनों की तीनों माध्यिकाएं आ गई। ठीक है, ये माध्यिकाएं आ गई, माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, जी आ गया। उसके बाद अपने जो पॉइंट होगा दूसरा एच और ओ, एच क्या है, लंब केंद्र, तो लंब केंद्र एच होगा। ठीक है, और यहाँ कहीं ना कहीं एच आ जाएगा, यहाँ मान लो एच आ गया, और ओ इधर आ जाएगा, कहीं ना कहीं पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तीनों क्या होंगे, एक ही लाइन पे स्थित होंगे, जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, कैसे भी हो सकते हैं, ये अपने रफ डायग्राम बनाया है। तीनों एक लाइन पे स्थित होंगे, और जो जी होगा बीच वाला, कौन सा, केंद्रक, केंद्रक जो होगा लंब केंद्र और परिकेंद्र को 2:1 में विभाजित करेगा। ठीक है, सेंट्रोइड डिवाइड्स सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर बाय 2:1, तो एच जी अपॉन जीओ, इसको रेशियो आ जाएगा अपने पास 2:1 के इक्वल। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कोई भी। मान लो क्वेश्चन वैसे ही लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन, कोई ना कोई मान लो ऑर्थो सेंटर गिवन है किसी का, ऑर्थो सेंटर है 4,2 है, और सरकम सेंटर गिवन है, या फिर मान लो सेंट्रोइड गिवन है, सेंट्रोइड गिवन है सीधा सीधा 2,1 गिवन है। अपने को फाइंड करना है ऑर्थो सेंटर, सॉरी सरकम सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर का मतलब ये क्या आ गया, लंब केंद्र आ गया, और ये आ गया केंद्रक आ गया। ज्ञात करना है अपने को परिकेंद्र। ठीक है, परिकेंद्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो सीधा सीधा अपने डायग्राम बनाए इसका, ये मान लो एच जी ओ डायग्राम बन गया, और एच के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4,2, ओ के कोऑर्डिनेट्स, सॉरी हाँ लंब केंद्र एच है ना, एच के कोऑर्डिनेट्स 4,2 है, और जी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,1। ठीक है, ओ के कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड करने हैं, ये अपने क्या मान लिए, x1 y1 आ गया, ये मान लो, और ये आ गया x2 y2, ये बीच वाला xy मान लेते हैं, चलो कुछ ही मान लो, चलो छोड़ो, पर मानने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही कर लेते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, ये आ गया 2:1 में डिवाइड कर रहा है। देखो एक तो तरीका है, इसको अंत विभाजित कर रहा है जी 2:1 में। ठीक है, ये कर रहा है, और एक तरीका है जैसे ओ क्या कर रहा है, इसको बाह्य विभाजित कर रहा है ना, एच जी को ऐसे भी बोल सकते हैं, ओ एच जी को क्या कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना। तो किस रेशो में करना है एक्सटर्नली डिवाइड, एच जी अपॉन जीओ का रेशो दिया है 2:1 के इक्वल। ठीक है, अपने को एच ओ अपॉन जीओ का रेशो फाइंड करें, एच ओ क्या आ जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा, 2 और 1 3 हो गए, और ओ जीओ की वैल्यू पहले ही 1 है, 3:1 आ जाएगा, एच ओ अपॉन जीओ, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद अपने जी के कोऑर्डिनेट्स तो दिए हैं, ओ के कोऑर्डिनेट्स सीधा सीधा फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 3:1 आ जाएगा ना, इसका जो अनुपात आएगा, m1 की वैल्यू 3 आ गई, और m2 को अपने -1 ले लेते हैं ना, एक अपने कोऑर्डिनेट्स माइनस में लेना पड़ेगा, जो बाह्य विभाजन करते थे उसमें अपने बताया था। ठीक है, 3 का गुना होगा अपने m1 गुना x2 की वैल्यू 2 है, माइनस में m2 की वैल्यू 1 आ गई, गुना में x1 की वैल्यू 4 आ गई।
अपॉन में m1 माइनस m2, 3 माइनस 1 ये आ गया। उसके बाद m1y2 3 गुना 1 आ जाएगा, माइनस में m2y1 1 इंटू 2 अपॉन में आ गया 3 माइनस 1 आ गया। ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, देखो ओ की जो वैल्यू है 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए 2, 2/2 1 आ गया, ठीक है। 3 एकम 3, 3 में से 2 गए 1, 1/2 आ गया। 1,1/2 ये इसके क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे किसके, सरकम सेंटर के या फिर परिकेंद्र आ जाएगा ना अपने, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप अंतः विभाजन से भी कर सकते हो। अंतः विभाजन मान के उसको x1 y1 इसको x2 y2 मान के ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा और बीच वाली वैल्यू x की आ जाएगी ना, x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। बाकी अपने अपने मेथड हैं, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। आंसर मेन डिपेंड करता है, आंसर अपने सही आया है, ठीक है। ये कुछ नहीं अपने डिपेंड करता कैसे आया कैसे नहीं आया, जैसे मर्जी कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट लेंथ ऑफ मेरिडियन, लेंथ ऑफ मेरिडियन अपने मीडियन, ठीक है। माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई कैसे फाइंड कर सकते हैं, माध्यिका की लंबाई के लिए या फिर सीधा फॉर्मूला याद कर लो, सीधा फॉर्मूले से अपने ज्ञात कर सकते हैं। माध्यिका की लंबाई ए एम, ये अपने एम ज्ञात किया और बी ज्ञात किया और सी एफ ज्ञात किया, 3 माध्यिकाएं हैं, तीनों की वैल्यू अपने ज्ञात कर ली, ठीक है। या फिर अपने डेराइव करना है तो डेराइव भी कर सकते हो, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम लगा के ए बी स्क्र प्लस ए सी स्क्र ये इक्वल आएगा 2 इंटू ए एम स्क्र प्लस बी एम स्क्र के इक्वल, ठीक है। ए एम और बी एम के इक्वल, ए एम जो है, ठीक है, ए एम स्क्र प्लस बी एम स्क्र, ए एम की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो बी एम क्या है, इसका आधा है, ये अपने इसको ए माने तो ये कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा, साइड का आधा आ जाएगा, ठीक है। ए के सामने वाली जो भुजा ए मान ली और बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी मान ली और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी मान ली, तो ए बी की वैल्यू रख दी स्मॉल सी स्क्वायर और ए सी की वैल्यू रख दी स्मॉल बी स्क्वायर, बराबर में 2 गुना ए एम की वैल्यू अपने फाइंड करनी है, ए एम स्क्वायर प्लस a/2 ये वैल्यू रख दी इसकी बी एम की, a/2 इसका स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया इजिकल टू 2 इंटू ए एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 हो गया ये, और 2 गुना में है इधर जाके डिवाइड में हो गया, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 बराबर ए एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। और ए एम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए स्क्वायर अपॉन 4 को इधर ले जाते हैं, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, माइनस में ए स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। इसका एलसीएम लेंगे तो अपने 4 एलसीएम आ जाएगा दोनों का, और 2 इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर आ गया, इसका जो वर्गमूल लेंगे तो ए एम की वैल्यू आ जाएगी। देखो सिमेट्री से अपने क्या लिख सकते हैं, बी की वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे इसमें सी और बी दिया है ए वाले में, ठीक है, और माइनस में ए स्क्वायर है, इसमें अपने बी वाले को माइनस में ले लेंगे, सी और ए ले इधर ले लेंगे, ठीक है। वैसे ही सी एफ में अपने सी को माइनस में ले लेंगे और बाकी ए और बी को इधर ले लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, सीधा सीधा अपने लेंथ ऑफ मीडियन अपने को फाइंड करनी हो कर सकते हैं। अपने को दिया हो मान लो ए बी सी तीनों भुजाओं की लंबाई दी हो ना, उसके बाद अपने ज्ञात करना हो ज्ञात कर सकते हो आप, जैसे माध्यिकाओं की लंबाई, या फिर अपने थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इसको, थोड़ा सा सिमेट्री से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर भी कर सकते हो आप, उससे थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, सीधा फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो। इसकी जो माध्यिकाओं की लंबाई है फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूले से इजीली आ जाएगी माध्यिका की लंबाई, बाकी कम पूछी जाती है, माध्यिका की लंबाई नहीं पूछी जाती ज्यादातर। सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, जैसे सभी के फॉर्मूले अपने लिखा दिए, जैसे सारे के सारे फॉर्मूले हैं इकट्ठे लिखे हुए हैं ना, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले आ गए इसमें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रोइड आ गया, सेंट्रोइड अपने मान लो कोई त्रिभुज में अपने तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ए का x1 y1 दिया है और बी के दिए हैं x2 y2 दिए हैं और सी के दिए हैं x3 y3 दिए हैं, तो जी अपने केंद्रक किसके बराबर आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 के इक्वल आ जाएगा, और कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 के इक्वल आ जाएगा, तो x और y इसके निर्देशांक आ जाएंगे ये। उसके बाद ऑर्थो सेंटर फाइंड करना हो, ऑर्थो सेंटर मतलब क्या है, ये केंद्रक, इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, चलो केंद्रक आ गया सेंट्रोइड, और ऑर्थो सेंटर आ गया लंब केंद्र,
ठीक है, लंब के अंदर आ गया। लंब के अंदर कैसे फाइंड कर सकते हैं? लंब के अंदर x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c अपॉन 10a प्लस 10b 10 प्लस 10c, ठीक है, ये आ गया। और कोमा y1 10a प्लस y2 10b, मतलब इसके जो ए बी सी एंगल है वो भी गिवन होंगे, वो गिवन होंगे, उसके बाद अपने लंब के अंदर इसके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही सरकम सेंटर है, इसमें 10a आ रहा था, सरकम सेंटर में क्या आएगा? sin 2a आएगा। सरकम सेंटर का मतलब है परी के अंदर है, ठीक है, sin 2a आएगा, ये आ गया। ठीक है, sin 2a sin 2b और sin 2c, ये इसमें sin 2a sin 2b और sin 2c आ जाएगा। और इन सेंटर में क्या आ जाएगा? आई की वैल्यू इन सेंटर मतलब अंत के अंदर, अंत के अंदर में क्या आ जाएगा? अंत के अंदर में ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 आ जाएगा। ठीक है, बटे में a प्लस बी प्लस सी, सीधा सीधा ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन सेंटर में से। बाकी चलो क्वेश्चन सीधे सीधे जैसे ए बी सी एंगल इतने गिवन नहीं होते ना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछना बहुत मुश्किल है। बाकी इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है ये, मान लो ये गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है इन ट्राइंगल, इससे रिलेटेड है सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर आर ऑल द सेम पॉइंट, मतलब सेम पॉइंट पे सारे के सारे होते हैं। ये अपने क्या है? जी पॉइंट है बीच में, यही सेंट्रोइड है, यही इसका ऑर्थो सेंटर है, यही इसका सरकम सेंटर है, यही इन सेंटर है। तो सारे के सारे एक पॉइंट पे किस त्रिभुज में होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज में होते हैं ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में होते हैं। ये बताया था शुरू में, बताया ना पीछे, तो वही तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी आएगा। तो ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं, चलो जी, ट्राइंगल एबीसी आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू 0,6 है और बी की वैल्यू 8,12 है, 8,12 आ गई, और सी की वैल्यू आ गई अपने पास 8,0 आ गई। इसको कोऑर्डिनेट्स में भी बना सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में कैसे बनेगा? 0,6 ये आ जाएगा, 0,6 आ गया, और उसके बाद 8,12 बीच में आ जाएगा कहीं। सी बना लेते हैं, इधर सी आ गया 8,0 और 8,12 इसके ऊपर आ जाएगा ना, ये अपने 8,12 आ जाएगा। बी पॉइंट जो है 8,12 आ गया। उसके बाद तीनों को अपने मिला देते हैं, ये अपने बन रहा है एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ये लो जी, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया ए बी सी। अब इसके अंत केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इन सेंटर के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इन सेंटर के लिए अभी फॉर्मूला बताया था, ठीक है, वो अपने फॉर्मूला लग जाएगा, वो इजिली अपने क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे। जैसे अपने ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ए बी, ए सी और बी सी, तीनों डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं। ए बी किसके बराबर आएगा? √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 12 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आ गया अपने पास 64, और 12 में से 6 गए, 6 का वर्ग 36, 36 इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ये 10 आ गया। उसके बाद अपने ए सी फाइंड कर लेते हैं। ए सी किसके बराबर आएगा? देखो टाइम बचाना है, टाइम जैसे भी बचा सकते हो आप, जल्दी जल्दी करके, या फिर कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी सी प्रैक्टिस करके बढ़ा सकते हो। 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जेपीएच को फॉलो कर सकते हो, जेपीएच के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 100 का वर्गमूल क्या आ गया? 10 आ गया, या 10 आ गया। एसी की वैल्यू आ गई, बीसी की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे? बीसी की वैल्यू भी कर लेते हैं, चलो ये भी 10 आ गई, ठीक है। तो बीसी किसके बराबर आएगा? देखो ये तो कांस्टेंट ही है, सीधा सीधा 12 आ जाएगा। वैसे तो करना भी हो तो इधर 8 माइनस 8 इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस 0 माइनस 12 का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। 12 का स्क्वायर बच गया, 12 का स्क्वायर 144, तो 44 का वर्गमूल 12 आ गया। ये तो आ गया अपने पास ए बी सी की वैल्यू, मतलब ए के सामने वाला ए की वैल्यू 12 है, और बी के सामने वाला बी के सामने वाला बी कौन सा है? बी की वैल्यू 10 है, स्मॉल बी की वैल्यू 10 आ गई, और स्मॉल सी की वैल्यू, सी के सामने वाली वैल्यू है, ये भी 10 है ना। उसके बाद x1 y1 मान लिया इसको, और इसको मान लिया x2 y2, ठीक है, और इसको मान लेते हैं x3 y3, ये मान लिया।
उसके बाद अपने फॉर्मूला लगाना है, और कुछ नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बीच में इन सेंटर के आई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए सूत्र है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटे में a प्लस b प्लस c। ठीक है, यही फॉर्मूला था, देखो ये बताया था। ठीक है, उसके बाद है कोमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3। देखो तीनों इक्वल आ जाते हैं ना, तीनों डिस्टेंसेस इक्वल नहीं आए, आइसोसेल ट्रायंगल आया, आइसोसेल ट्रायंगल आया ना, तीनों अगर डिस्टेंसेस इक्वल आए तो समबाहु त्रिभुज हो जाता है। इसके समबाहु त्रिभुज हो जाए तो और भी आसान है, समबाहु त्रिभुज हो जाए तो अपने केंद्रक ज्ञात कर लेते, केंद्रक ज्ञात करते वही उसका क्या आया था, अंत केंद्र आया था, तो अपने ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं थी ना। ए की वैल्यू है 12 गुना x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 0 है, प्लस में b की वैल्यू है 10 गुना x2 की वैल्यू 8 आ गई, प्लस में c की वैल्यू 10 गुना x3 की वैल्यू आ गई 8 फिर आ गई। ठीक है, तो ये आ गया 12 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, उसके बाद a की वैल्यू फिर 12, y1 कितना है, y1 है 6, प्लस b की वैल्यू ये भी 10 आ गई, और गुणा में आ गई, मान लो गुणा में y2 12 है। ठीक है, प्लस c की वैल्यू 10 आ गई, और गुणा में y3 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, 12 प्लस 10 प्लस 10 ये आ गया। ठीक है, 12 का 0 से गुणा करेंगे 0, 8 था 80 80 80, ये भी 80 80 80 160 बटे में आ गया 12 और 10 22 22 और 10 32, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद अपने 12 छिक 72 और 10 को 12 से इंटू करेंगे 120 120 और 72 192 192। ठीक है, इसको 32 से डिवाइड कर देते हैं। आई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, देखो 32 5 160, ये 5 आ गया, और 32 6 192, 5,6 आ जाएगा आई की वैल्यू, 5,6, ये डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने फॉर्मूला लगा के सीधा सीधा अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी पड़ जाता है ना, अंत केंद्र से रिलेटेड, तभी कम भी पूछते हैं वैसे क्वेश्चन इसके अंत केंद्र के। बाकी बेसिक करना जरूरी है क्वेश्चन का। अब जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो लेवल अपने पहले जैसा नहीं रहा, 2018 तक आया ना जो पेपर, ठीक है, वो वैसा लेवल नहीं रहा, अब थोड़ा सा हाई लेवल आने लग गया, तो सब कुछ करना जरूरी है।